समझते हैं नोटरी अधिनियम 1952। एक नोटरी कानूनी मामलों में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति है, विशेष रूप से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए। एक सरकारी अधिकारी जो कानूनी दस्तावेजों को नोटराइज करता है और जो अन्य कार्य के साथ शपथ और पुष्टि भी कर सकता है। नोटरी अधिनियम 1952 में 16 धारा अर्थात 16 सेक्शन है, जिसमें धारा सेक्शन 1 लघु शीर्षक सीमा और प्रारंभ से संबंधित है। यह भारत के सभी राज्य में है तथा केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्ति कर सकती है। धारा यानी सेक्शन 2 में नोटरी की परिभाषा बताई गया है, जिसमें धारा 2D के अनुसार नोटरी का मतलब इस अधिनियम के तहत नियुक्त व्यक्ति से है। धारा 3 सेक्शन 3 में नोटरी नियुक्ति करने की शक्ति के बारे में है, जिसमें केंद्र सरकार भारत के पूरे हिस्से के लिए, राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए नोटरी और कानूनी व्यक्ति के रूप में नियुक्त हो सकती है जिसके पास कानूनी योग्यताएं हो। धारा यानी सेक्शन 4 रजिस्टर से है, जिसमें प्रत्येक रजिस्टर में नोटरी के बारे में विवरण शामिल होगा जिसका नाम उसमें दर्ज किया जाएगा, अर्थात पहला इसका पूरा नाम, जन्म तिथि, आवासीय और व्यावसायिक पता, दूसरा जिस तारीख पर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है, तीसरा उसकी योग्यताएं तथा चौथा कोई अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है। धारा 5 यानी सेक्शन 5 रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि और अभ्यास के प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण। इसमें नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार आवेदन की प्राप्ति और निर्धारित शुल्क पर एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी नोटरी के अभ्यास प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कर सकती है। धारा यानी सेक्शन 6 नोटरी की सूचियों का वार्षिक प्रकाशन। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने के दौरान सरकारी राजपत्र में उस सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी की एक सूची और उस वर्ष की शुरुआत के अभ्यास में उनके साथ संबंधित विवरण के साथ प्रकाशित निर्धारित होगी। धारा 7 में नोटरी की मोहर से संबंधित है। धारा अर्थात सेक्शन 8 में नोटरी के कार्य के बारे में बताया गया है, जिसमें एक नोटरी अपने कार्यालय के आधार पर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य कर सकता है, जैसे A1 का A किसी भी उपकरण के निष्पादन को सत्यापित प्रमाणित करे। 1 का B में स्वीकृति या भुगतान के लिए किसी भी प्रोमेसरी नोट, हुंडी या विनिमय के बिल या बेहतर सुरक्षा की मांग करे। 1C में नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट के अनुसार प्रोमेसरी नोट, हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज स्वीकार करे। 1E किसी भी व्यक्ति के शपथ या हलफनामा लेना। 1F उत्तरदायित्व बॉन्ड, चार्टर पार्टियां और अन्य व्यापारिक दस्तावेज तैयार करना। 1G भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान पर प्रभाव डालने के इरादे से किसी भी उपकरण को तैयार, प्रमाणित या प्रमाणीकृत करे जहां इस तरह के कार्य को संचालित करने के हकदार हैं। 1H किसी भी दस्तावेज किसी भाषा से दूसरे में अनुवाद का अनुवाद और सत्यापन करे। दूसरा पॉइंट में उपधारा 1 में निर्देशित कोई भी कार्य एक नोटरी अधिनियम माना जाएगा जब उसे नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर के तहत किया जाता है। ये थे नोटरी के कार्य। धारा 9 यानी सेक्शन 9 प्रमाण पत्र के बिना अभ्यास करना। इसमें इस खंड के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति नोटरी के रूप में अभ्यास नहीं करेगा या नोटरी की आधिकारिक मुहर के तहत कोई नोटरी कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 5 के तहत जारी किए गए अभ्यास का प्रमाण पत्र ना रखे। धारा 10 यानी सेक्शन 10 रजिस्टर से नामों को हटाने से संबंधित है, जिसमें किसी भी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार धारा 4 के तहत नोटरी के नाम से बनाए गए रजिस्टर से हटा सकती है यदि वह उस प्रभाव का अनुरोध करता है या उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले किसी भी निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया या दिवालिया है
या सरकार की राय में इस तरह के पेशेवर या अन्य दुर्व्यवहार के दोषी होने पर पाया गया है, या नैतिक और शांति से जुड़े किसी अपराध के लिए किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, या अभ्यास का अपना प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं करता है। धारा 11 यानी सेक्शन 11 अन्य कानून में नोटरी के संदर्भ का निर्माण करता है, जिसमें किसी अन्य कानून में किसी नोटरी पब्लिक का कोई भी संदर्भ इस अधिनियम के तहत अभ्यास करने के हकदार नोटरी के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। धारा 12 सेक्शन 12 झूठी रूप से एक नोटरी आदि के प्रतिनिधि के लिए जुर्माना कोई भी व्यक्ति जो ए पॉइंट में कहता है झूठा प्रतिनिधित्व करता है कि वह इस तरह नियुक्त किया बिना नोटरी है, या बी पॉइंट में कहता है कि नोटरी के रूप में प्रथाओं या धारा 9 के उल्लंघन में कोई भी नोटरी अधिनियम एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, या 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 12 यानी सेक्शन 12 में कहा जाता है कि अगर कोई झूठा नोटरी है तो उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकती है, या दोनों हो सकता है, और 7 वर्ष तक का विस्तार भी उसकी सजा को किया जा सकता है। धारा 13 अपराध की सौज्ञान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का प्रयास नहीं करता है। धारा 14 में विदेशी नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्यों की मान्यता के लिए पारस्परिक व्यवस्था है, जिसमें यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान के कानूनी भारत के भीतर नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्य को उस देश या स्थान के किसी भी सीमित उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त है, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकारित राजपत्र घोषित करते हैं कि इस तरह के देश या स्थान के भीतर नोटरी द्वारा कानूनी रूप से किए गए नोटरी कृत्यों को सभी उद्देश्यों के लिए भारत के भीतर मान्यताएं दी जाएगी। धारा 15 नियम बनाने की शक्ति। इसमें केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है, जैसे एक नोटरी फॉर्म और तरीके की योग्यताएं जिसमें नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और ऐसे अनुप्रयोग का निपटारा किया जा सकता है। बी में नोटरी के रूप में नियुक्त किए गए देय शुल्क और अभ्यास के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, अभ्यास के क्षेत्र या अभ्यास के क्षेत्र में वृद्धि और छूट या पूरी तरह से मामलों के निर्दिष्ट वर्गों में ऐसे फीस से है। सी किसी भी नोटरी अधिनियम के लिए नोटरी को दे शुल्क से। डी रजिस्ट्रारों का रूप और उसमें प्रवेश करने के विवरण से है। ई में एक नोटरी की मुहर के रूप और डिजाइन से है। एफ में धारा 8 में उल्लेखित कार्यों के अलावा नोटरी जो कर सकता है और जिस तरीके से नोटरी अपने कार्यों को करवा सकता है। इस तरह आज का टॉपिक नोटरी अधिनियम 1952 नोटरी पब्लिक के इंटरव्यू चल रहे हैं और इस इंटरव्यू के दौरान हमारे कुछ साथी वहाँ से इंटरव्यू देख के भी आ रहे हैं और इस इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल पुटअप किए गए हैं। उन सवालों का संग्रह मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और इसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ आता है वो मैं आप लोगों को मेंशन करता हूँ ताकि आप लोग इस इंटरव्यू में प्रिपेयर हो सकें कि आपसे कौन कौन से सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए। पहला क्वेश्चन जो इनका है कि व्हाट नोटरी एक्ट एंड अबाउट, यह आपसे नोटरी पब्लिक के बारे में एक्ट के बारे में पूछेगा और इसके अंदर आपसे पूछ भी सकता है कि इसमें कितने एक्ट हैं, कौन से एक्ट में क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है इसका नोटरी पब्लिक कौन बन सकता है। इसमें यह बताया गया है कि नोटरी पब्लिक के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल जो क्वेश्चन है नोटरी पब्लिक का वर्क, यानी कि नोटरी पब्लिक क्या वर्क कर सकता है, आपको इसके बारे में पूरा
याद रखना है, हालांकि इतना टिपिकल वो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना है कि नोटरी पब्लिक का एक्चुअली काम क्या है। और चौथा क्वेश्चन जो है, कौन से केस देखते हो एंड इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन। मान लो वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप कौन कौन से केस हैंडल करते हो, तो आप सिविल बोलोगे कि फौजदारी बोलोगे कि 138 बोलोगे, MACT बोलोगे कि फैमिली कोड, तो उनसे ही संबंधित आपसे कुछ सवाल वो पूछ सकते हैं। तो इतना याद रख लीजिएगा कि आपको कौन से केसेस के बारे में बताना चाहते हैं, आप किस फील्ड में किस में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके संबंधित आपको सवाल जो नॉर्मली चलते हैं उनमें से कुछ याद कर लीजिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, सिविल एंड क्रिमिनल केस क्या होता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनमें आपको जानना और समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा जो इंटरव्यू लेगा वो एक लीगल के जानकार होते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस का कुछ तो होना ही चाहिए ना, कि सिविल एंड क्रिमिनल केस क्या होता है, यानी कि CRPC एंड IPC, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वही आप इनमें भी आप डिफरेंस करके देख सकते हो। 6 क्वेश्चन जो है, NI एक्ट क्या होता है एंड अबाउट क्वेश्चन, यानी कि हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में यह पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितने आर्टिकल्स है, कितने सेक्शंस वगैरह है, ठीक है। और इसमें ऐसे हमें जैसे हमारे किसी एक साथी को पूछा गया कि NI एक्ट में 142 क्या है, तो दोस्तों कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिसमें हमें वहाँ पे बताना पड़ता है। 7वां जो क्वेश्चन है, MB एक्ट क्या है और ये क्या होता है, किससे रिगार्डिंग है। MB एक्ट के अंदर ये चालान जब्ती वगैरह जो भी होते होंगे या कुछ एक्सीडेंट वगैरह इनके, वो तो आप आराम से देख के जाना, समझ के जाना कि यह आपसे सवाल यही होते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है इसका, IPC और CRPC में डिफरेंस। अब आगे ने वही बात की सिविल एंड क्रिमिनल, यानी कि IPC और CRPC में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, नॉर्मली डिफरेंस होता है, वो आप लोगों को वहाँ पे जल्दी से अपने एक लाइन में जवाब देना है, 1 में 2 में जितना आप बता सकते हो, क्योंकि 5 से 10 मिनट का टाइम लेते हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं वक्त। 9 क्वेश्चन है, NI एक्ट केस फाइल टाइम एंड प्रोसेस। अच्छा, 138 के मामले में, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में पूछ रहा है कि यह केस कब तक फाइल किया जा सकता है, इसकी प्रोसेस क्या है, आपको अच्छे से पता है, और इसके बारे में हमें कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि वो सामने वाला जो सुनने वाला है वो आपसे क्या सुनना चाहता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है। हमारा क्वेश्चन आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, नोटरी पब्लिक क्यों बनना चाहते हो, क्या बात है। तो दोस्तों ये भी ये याद रखने वाली बात है कि आप नोटरी पब्लिक क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे सामने बैठे हमारे इंटरव्यूअर्स है वो हमसे जानना चाहते हैं कि आप नोटरी पब्लिक क्यों बनना चाहते हैं। इसके बारे में भी आप अपने माइंड में कुछ डाल लीजिएगा कि ऐसा सवाल आ जाए तो हमें क्या जवाब देना है। और 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, नोटरी पब्लिक एंड ओथ कमिश्नर डिफरेंस। देखो कितना शानदार वो है सवाल कि नोटरी पब्लिक एंड ओथ कमिश्नर में क्या डिफरेंस है। तो ये भी आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक अधिकारी होता है और नोटरी पब्लिक भी एक अधिकारी होता है, यानी कि दोनों अधिकारी होते हैं। कॉमन से बात करें तो बहुत कमिश्नर का काम है ना, जो कोर्ट फाइल की प्रोसेसिंग में यूज आने वाले दस्तावेजों को वेरीफाई करके कोर्ट में पेश करना होता है, और नोटरी पब्लिक को किसी भी दस्तावेजात को वेरीफाई करके या कानूनी लीगल दस्तावेजातों को वेरीफाई करने का काम करते हैं। जो भी आप ही अच्छे से समझ सकते हो, इनका जवाब जैसा भी आंसर अच्छा हो वो आप इनके लिए अच्छे से तैयार कर सकते। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, टेल अबाउट योर सेल्फ। वो आपके बारे में कुछ पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ज़्यादा लंबा न बता के छोटी बताना है। और 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो एडवोकेट एक्ट एंड सेक्शन। अच्छा, एडवोकेट एक्ट और सेक्शन के बारे में भी वो आपसे जान सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे वो साथियों के इंटरव्यू क्वेश्चन है जिन लोगों ने इंटरव्यू दे के आए हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि इनके अलावा तो वो कहीं कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर साथ साथ चाहता है कि मेरे को इस क्वेश्चन पे क्या जवाब आंसर मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको फिर कुछ नए
लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जब भी कुछ न्यूज़ होती है तो मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर देता रहूँगा। और दोस्तों शीघ्र है ना जो सेंट्रल नोटरी के भी इंटरव्यू होने वाले हैं, तो